हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है विकास और आज हम बात करने वाले हैं टेंसेस के एरर्स की। इसका एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं 1 से 30। आज हम करेंगे 31 से 60 यानी सेकंड वीडियो। अच्छे से देखिएगा, एक एक रूल को ध्यान से सुनिएगा और अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। इन 60 क्वेश्चन के बाद आपका एक माइंड डेवलप हो जाएगा, एक आउटलाइन पूरी मिल जाएगी कि टेंस के एरर निकाले कैसे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे रुकना नहीं है, यहाँ से आपकी यात्रा शुरू होगी। इन 60 क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको जो ग्रामर की बुक मिलती है जिसमें जो एरर नजर आते हैं आप उसको सॉल्व करेंगे और कम से कम 300 से 400 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं हर एक टॉपिक के। अगर कहीं आपने इस पैरामीटर को टच कर लिया, मैं आपसे कह रहा हूं गारंटी है आपकी, आप इंग्लिश में कभी फेल नहीं होगे, आप पास ही होगे और हाईएस्ट मार्क्स से पास होगे। बशर्ते आपने मेहनत कितनी की है उस पर डिपेंड कर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास विदाउट मच डिले। फिलोसफिकल होने की हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है व्हाट डज अ पर्सन डू एज अ सोशल वर्कर। मतलब कोई एक व्यक्ति क्या करता है एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में। शुड बी द सेम, उसको वैसा ही होना चाहिए एज व्हाट ही डज एन इंडिविजुअल, कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति है उसका एक नेचर है ना, वो क्या करता है। अगर उसके दिमाग में ना मुझे सामाजिक कार्यकर्ता बना तो एक्चुअली उसका नेचर वैसा ही होना चाहिए। उसके कार्य क्या होते हैं ये उस बारे में बात बोली कि कोई व्यक्ति क्या काम करता है वो वैसा ही होना चाहिए एज अ पर्सन भी। ऐसा नहीं कि दिखावा कर रहा हूं बताने के लिए मैं सोशल वर्क कर रहा हूं लेकिन अंदर से इंसान रावण हूं। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन पे देखिए, इसके पहले ही क्वेश्चन में एरर है, मैंने टिक लगा दी। जहां गलत था मैंने रेड लिखा है। व्हाट डज अ पर्सन डू, जब हम क्वेश्चन को इस तरीके से बोलते हैं ना तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट के पैटर्न पे नहीं जाते। जब मैंने इंटरोगेटिव पढ़ाया था तो मैंने ये बात बताई थी। हम इस क्वेश्चन को ऐसे लिखेंगे व्हाट अ पर्सन डज। मतलब ये वही चीज लिखी हुई है व्हाट डज अ पर्सन डू। लेकिन हम जब मैंने कहा था ना सीधे सीधे क्वेश्चन बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट वाले, तो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते, तो हम बोलते हैं व्हाट अ पर्सन डज, कि कोई एक व्यक्ति क्या करता है। देखो यहां पर भी वैसे लिखा है व्हाट ही डज, यहां पर भी देखो वही लिखा है व्हाट अ पर्सन डज। तो हमने दोनों पैटर्न एक जैसे कर दिए। उसका कारण ये था कि क्वेश्चन का फॉर्मेट था नहीं, और दूसरी बात जब हम इंडेफिनिट के सेंटेंस होते हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के पैटर्न पे लेते हैं। ठीक, चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। द एनिमिटी बिटवीन द टू ग्रुप्स, मतलब दो ग्रुप के बीच में जो दुश्मनी है वो बढ़ गई। हैड रीच्ड द लेवल, वो इस हद तक बढ़ गई वेयर रिकंसिलेशन हैज बिकम इम्पॉसिबल, कि अब उन दोनों में सुलह कराना भी एक इम्पॉसिबल काम हो गया। देखो सेंटेंस कहां पे है, पास्ट पे है, और ये वाला सेंटेंस कहां पे लिखा है, प्रेजेंट पे। ये वाली बात मैंने कल भी समझाई थी, मतलब प्रीवियस वीडियो में, तो या आपने टिप्स एंड ट्रिक्स वाला वीडियो देखा होगा उसमें भी मैंने ये बात बताई है। हैज नहीं होकर क्या हो जाएगा, हैड, क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत पास्ट टेंस से होती है ना, तो पूरा वाक्य जो है वो पास्ट टेंस पे चलता है। बस यही फंडा है। गॉट द आइडिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हम चलते हैं 33rd क्वेश्चन। 33rd क्वेश्चन बोलता है आफ्टर लुकिंग थ्रू मैनी एडवर्टीजमेंट्स, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स को देखने के बाद, देख लिया उसने, अमित डिसाइड, गलत। देखो मैंने गलत क्यों लिखा उसको, अगर अमित सब्जेक्ट सिंगुलर है तो भी डिसाइड क्या होता है, DECIDE ऐसे ही होता, लेकिन फिर भी वो डिसाइड लिखा तो ये तो वैसे भी रूल बिगड़ता है। लेकिन अमित ने डिसाइड किया कि वो सबसे सस्ता वाला ब्रांड मार्केट से खरीदेगा, तो अमित डिसाइडेड, क्या बोलूंगा मैं, अमित पास्ट टेंस पे जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एडवर्टीजमेंट को देखने के बाद अमित ने डिसाइड किया कि वो चीपेस्ट ब्रांड मार्केट से खरीदेगा। तो डिसाइड नहीं होकर यहां पे आंसर क्या होगा, DECIDED, क्योंकि ये मीनिंग क्या दे रहा है, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट को देखने के बाद उसने डिसाइड किया कि वो कौन सा ब्रांड खरीदेगा। ये प्रेजेंट में नहीं बात हो रही है, ये पास्ट टेंस पे हो रही है। क्योंकि पास्ट टेंस पे है तो हमारा वर्ब जो है वो V2 में बदल जाएगा। आइए आया समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 34, वैन योर अंकल इंक्वायर्ड अबाउट योर मार्क्स, जब तुम्हारे अंकल ने तुम्हारे मार्क्स के बारे में पूछताछ की, यू लाइड टू हिम, तुमने उससे उनसे झूठ बोला। हैव यू नॉट, नहीं बोला क्या। इस हिस्से को बोलते हैं दोस्तों क्वेश्चन टैग। क्या बोलते हैं,
ये जो बोलने का तरीका होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, पहले इसका नाम सीख लो। मैं यहाँ पे एक रूल समझा रहा हूँ। इसे बोलते हैं क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग क्या होता है, हिंदी में कहते हैं इसको प्रश्न पुच्छ, प्रश्न पुछल्ले ऐसा भी कह सकते हो। ये क्या होता है, जब हम कन्वर्सेशन करते हैं, बात करते हैं ना किसी से, तो हम ऐसे बोलते हैं क्यों तुम खाना खाओगे, ये हमारा प्रश्न है, क्यों तुम खाना खाओगे। फिर हम बाद में कैसे बोलते हैं, बात करते करते, क्यों तुम खाना खाओगे, नहीं खाओगे क्या, या ऐसा भी कहते हैं कि तुम खाना नहीं खाओगे, हैं क्यों। ये जो हम तरीका है ना बात करने का, है क्यों, ये बाद में बोला गया, इसको बोलते हैं क्वेश्चन टैग। और एक बड़ी खास बात है, क्वेश्चन टैग को हमेशा मैं लिख दे रहा हूं, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहिए। किस में लिखना चाहिए, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में। नाउ व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन, पहले ये समझते हैं, पहले आप ये नोट कर लो, लिखो इस पॉइंट को कि क्वेश्चन, पॉज कर लेना वीडियो सुनने के बाद, क्वेश्चन टैग को हमेशा कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं। क्या बोला मैंने, क्वेश्चन टैग को हमेशा कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं, इसको आप याद कर लो। अब मैं बता रहा हूं कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होते क्या है, पहले ये देखते हैं, ठीक है, इसको हटा रहा हूं मैं। अब हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म को समझते हैं। कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म ऐसे लिखा जाता है, जैसे लिखा है ना डू नॉट, तो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म लिखते हैं डोंट, या डज नॉट, अलग अलग, तो इसको लिखते हैं डजंट। तो जैसे लिखा है ना हैव यू नॉट, तो आपको क्वेश्चन टैग, तो पहली चीज देखो क्वेश्चन मार्क लगा भी है ना, तो ये लिखना पड़ेगा HAVENT, हैवेंट यू, ठीक है। ये हो गया हमारे पास पहले क्वेश्चन टैग। लेकिन अब एक और दूसरी बात है, क्वेश्चन टैग जो होता है, ये तो आपका आंसर मैंने बनाया कि पहले इसको ऐसा लिख ही नहीं सकते हैव यू नॉट के फॉर्मेट में। कैसे लिखना पड़ेगा, हैवेंट यू, जैसे कैन नॉट, कांट, डू नॉट, डजंट, है ना, डोंट, मे नॉट, मेयंट, कैन नॉट, कैंट, कुड नॉट, कुडंट, ऐसा लिखा जाता है इसको। अब लेकिन ये तो मैंने बताया कि ये कॉन्ट्रैक्शन में लिखा जाएगा, पर ये गलत है, अभी ऐसा नहीं लिख सकते आप, फिर भी समझो। इतना समझ में आया, अब और आगे देखते हैं, मैं इसको हटा रहा हूं। अब जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, या जो क्वेश्चन टैग होते हैं, सॉरी, जो क्वेश्चन टैग होते हैं, क्यूटी लिख रहा हूं मैं, क्यूटी, अच्छा क्यूट, क्यूट से बना क्यूटी, ओके, ये क्वेश्चन टैग है। तो क्वेश्चन टैग जो होते हैं ना, ये ठीक पहले लिखे वाक्य के अनुसार होते हैं। अब यहां पे लिखा है लाइड, लाइड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म होने के नाते ये जो हैवेंट यू है ना, ये इसके आधार पे चलेगा। ये परफेक्ट टेंस का हिस्सा है, ये पास्ट इंडेफिनिट का हिस्सा है, और जैसा वाक्य होता है वैसा ही उसका टैग होता है। मतलब जिस टेंस पे वाक्य बना होगा उसका टैग उसी के टेंस पे बनता है। तो ये यू लाइड टू हिम लिखा है ना, ये पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है पता है, डिड। क्या होती है, डिड। तो डिड की नेगेटिव क्या होगा, हैवेंट यू, डिड का नेगेटिव क्या होगा, डिडेंट। क्या बनेगा, डिडेंट यू। तब जाके इसका आंसर मिलेगा आपको। क्या आंसर मिलेगा, डिडेंट यू। किस पे आंसर बनेगा ये, डिडेंट यू। क्यों बन रहा है आंसर पता है, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट यानी सब्जेक्ट प्लस V2, तो हमारा टैग भी परफेक्ट टेंस पे नहीं आकर पास्ट इंडेफिनिट वाले ही हिस्से पे बनता। तो हैवेंट यू की जगह हमको लिखना पड़ेगा डिडेंट यू, तब इसका आंसर आएगा। हमेशा ऐसा ध्यान रखना। क्वेश्चन टैग में वैसे तो एक पूरा चैप्टर है, मैं आगे पढ़ाऊंगा, फिलहाल दो बातें याद कर लो। क्वेश्चन टैग हमेशा अपने ठीक लिखे पहले वाले वाक्य के टेंस को देखकर लिखा जाता है। जिस टेंस में वाक्य होगा टैग उसी टेंस पे होगा। दूसरी बात, क्वेश्चन टैग हमेशा कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखा जाता है। और एक तीसरी बात भी है कि जो क्वेश्चन टैग होते हैं उसमें कभी भी मतलब हम प्रोनाउन का यूज करते हैं और हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, नाउन का यूज कभी नहीं करते। अभी यह बात आपको समझ में नहीं आई होगी, पर अभी आप उसमें मत जाओ, मैं समझा दूंगा ये चैप्टर आपको आगे चल के। तो ये इसमें नाउन यूज नहीं होता, मतलब हैवेंट राम, हैवेंट श्याम, ऐसा कभी नहीं लिख सकते आप। राम को नाउन में ही लिखा जा सकता है, हैवेंट रवीना नहीं लिख के शी लिखना पड़ेगा। तो हैवेंट शी, या एफर्मेटिव में लिखेंगे तो हैव शी, लेकिन हैव सीता, हैव राम, हैव सवीना, हैव करीना, ये नहीं लिख सकते आप, ठीक है ना। तीन बातें समझ में आ गई। चलो अब आगे चलते हैं, काफी सारा मैंने इसमें ज्ञान दे दिया आपको।
इतने ज्ञान की आवश्यकता अभी फिलहाल नहीं है, क्योंकि हम चैप्टर धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं, तो एक एक चीज पढ़ेंगे, इसलिए वो सारी चीज फिर भी मिलेंगी आगे। चलो आगे देख 35th क्वेश्चन। आई हेल्प्ड हिम, यानी मैंने उसकी मदद की, ऑल माई लाइफ, पूरे जीवन भर मदद की, एंड और विल हेल्प फर्दर, और आगे भी करूंगा। भैया देखो सेंटेंस समझो, मैंने उसकी मदद की और आगे भी करूंगा, ऐसा नहीं, मैंने अभी तक उसकी मदद की है, मतलब अभी तक तो करते ही आए हो ना, मैंने उसकी मदद की है और आगे भी करूंगा, एक बार और, मैंने उसकी मदद की है और आगे भी करूंगा, एक बार और, मैंने उसकी मदद की है और आगे भी करूंगा। अब आप इसको समझो, मैंने उसकी मदद की है, अभी तक कहां की है, सिर्फ एक बार की, इससे यह पता चलता है आई हेल्प्ड हिम। आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये सेंटेंस फ्यूचर का है, समझना, एक ट्रिक भी बता रहा हूं, हमारा सेंटेंस यदि पास्ट से शुरू होगा तो आगे का वाक्य पास्ट बनेगा, ये मैंने आपको सिखाया। तो आपने क्या किया होगा, हेल्प्ड देख के विल को वुड कर दिया होगा, आई थिंक आपने ऐसा किया होगा और आपके नंबर कट गए होंगे, पाप पड़ गया आपको, है ना एग्जाम का। लेकिन ऐसा नहीं, हर बार ऐसा ट्रिक नहीं, दिमाग भी लगाना पड़ता है, आपको ये फ्यूचर ही रखना पड़ेगा मेरे दोस्तों, ये जो है ना, ये फ्यूचर ही रखना पड़ेगा, आप इसको वुड मत करिए। अगर आपने इसको विल का वुड किया तो आप फंस जाओगे, क्योंकि उसने कहा मैंने अभी तक मदद की और आगे भी करूंगा, तो अभी तक मदद की है ना, इसको आपको प्रेजेंट में लाना पड़ेगा, क्योंकि हम प्रेजेंट से फ्यूचर में तो जा सकते हैं, लेकिन हम पास्ट से फ्यूचर में कभी नहीं जा सकते। पास्ट से प्रेजेंट, प्रेजेंट से फ्यूचर बनता है, पास्ट से फ्यूचर कुछ नहीं हो सकता, बीच में कोई सीढ़ी नहीं है ना, ऊपर कैसे जाओगे, रास्ता है ही नहीं बीच में। तो प्रेजेंट, पास्ट से प्रेजेंट, है ना, नहीं जा सकते। पास्ट से प्रेजेंट कैसे आओगे, प्रेजेंट से पास्ट की बात हो सकती है, प्रेजेंट से फ्यूचर की बात हो सकती है, पास्ट से पास्ट की बात होती है, और प्रेजेंट से फ्यूचर की बात होती है। हमारा रूल क्या हो रहा था, पास्ट से फ्यूचर पे जा रहा था, जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नियम ये कहता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है, इसमें मैं हटा रहा हूं, मैं थोड़ा ज्यादा ज्ञान देने लगता हूं, न जाने क्यों, मुझे अच्छा लगता है, फिर भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए ना। तो ये हटा दे, आई हैव हेल्प्ड हिम, ऐसा बनेगा। क्या बनेगा, आई हैव हेल्प्ड हिम, तब जाके आंसर है। फिर प्रेजेंट से फ्यूचर लिख, बिल्कुल गुड मत करना, नंबर कट जाएंगे, ठीक है। चलो आगे देख, आदित्य स्मेल्ट द फूड, आदित्य ने खाने को सूंघा, स्मेल्ट, आदित्य स्मेल्ट द फूड टू नो, ये जानने के लिए, वेदर की, वेदर मतलब की, इट हैड बिकम सोर और नॉट, की ये खट्टा या खराब तो नहीं हो गया है। वेदर के साथ हमेशा और लगता है, नॉट के साथ ये भी एक नियम है, आगे कंजंक्शन में मिलेगा। ये पास्ट टेंस है, ये पास्ट टेंस है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, ये मैंने ऑलरेडी लिख दिया था, पर कंसेप्ट सीख रहे हो आप, वीडियो नहीं देख रहे हो, इसलिए आप ध्यान रखना। उसने खाना सूंघा ताकि उसे ये पता चल सके कि खाना खराब हो गया या नहीं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब आप लोग तो इतने इंटेलिजेंट हो कि फटाफट समझ जाते हो, लेकिन फिर भी सीखना जरूरी है। सैंकी वॉज सीइंग द बॉय हु वॉज प्लेइंग इन द ग्राउंड, सैंकी उस लड़के को देख रहा था जो ग्राउंड में खेल रहा था, ठीक है, लिखा जा सकता है, पर फिर भी सीइंग शब्द का मतलब देख लेना होता है, देख रहा नहीं होता। आप ज्यादा से ज्यादा इसको सैंकी वॉज लुकिंग कर सकते हो, ये चल जाएगा, या सैंकी सॉ द बॉय ये लिख सकते हो, लेकिन सीइंग शब्द को कंटिन्यूअस टेंस में देखने के लिए प्रयोग नहीं करते, बल्कि प्रतीत होने के लिए किया जा सकता है, या डॉक्टर से मिलने के लिए, जैसे आई विल सी द डॉक्टर, मतलब मैं डॉक्टर को देख नहीं लूंगा, मैं इलाज करवाऊंगा, इसका ये मतलब भी निकलता है। तो सी शब्द में आईएनजी नहीं लगाना चाहिए, वो मीनिंग बदलता है, और वो उस लड़के को देख रहा था इसलिए मीनिंग हमको वो नहीं मिल रहा है, लुकिंग कर दो या सॉ कर दो, फिर आंसर सुधर जाएगा। आदित्य सॉ द बॉय, ठीक है, उस लड़के को देखा जो उस ग्राउंड में खेल रहा था, ये इसका सीधा सा मतलब है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आलोक कैरिड हर, आलोक ने उसकी देखभाल की, कैरी किया, अबाउट फॉर अ ईयर, लगभग 1 साल तक उसने उसकी पूरी तरह देखभाल की, बिफोर शी डाइड, उसके देहांत के पहले, व्हेन ही वॉज अ स्मॉल बॉय, अच्छा वो जो आलोक है वो खुद एक छोटा बच्चा था, और वो उसकी बहन होगी या जो भी होगी, उसकी उसने साल भर बहुत केयर करी, फिर भी उसकी डेथ हो गई। तो क्या हुआ, आलोक, अबाउट अ ईयर टाइम आ गया ना हमारे पास, तो कैरिड नहीं आएगा, आलोक हैड बीन कैरिंग, क्या होगा,
ये पास्ट सिंपल नहीं है, क्योंकि अबाउट अ ईयर, 1 साल तक उसने उसकी देखभाल की ना, तो कर रहा था, तो या तो हैड बीन, क्योंकि समय दिखा दिया इसलिए हैड बीन कर लो आप, बाकी हम वॉज कैरिंग भी कर सकते थे, पर टाइम आने की वजह से हम इसको चेंज नहीं करेंगे। ठीक, आगे देखें, 38 के आगे चलते हैं। इफ दीपक हैड बीन विथ अस, अगर हमारे साथ दीपक होता, फ्रॉम द बिगनिंग, शुरुआत से होता, वी वुड बी मच हैप्पियर, हम बहुत ज्यादा खुश होते। अब देखो इफ लिखा है ना, जैसे ही किसी सेंटेंस में इफ लिखा हो, दिमाग में 4 बातें आनी चाहिए और कुछ नहीं। कौन सी 4? कंडीशनल सेंटेंस। आई होप आपने वीडियो अच्छे से देखा होगा। तो जब कंडीशनल सेंटेंस आया तो यहां पे आपने देखा इफ लिखा हुआ है, दिमाग लगाओ, इफ लिखा है, सब्जेक्ट लिखा है, इफ लिखा, सब्जेक्ट लिखा, हैड लिखा, बीन थर्ड फॉर्म लिखा। ये कौन सा टेंस है? कंडीशनल सेंटेंस नंबर 2, अनरियल। फिर यहां पे आया वुड बी, भाई हैड V3 के साथ लगता है वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहां पे वुड भी नहीं, वुड के साथ आगे क्या लिखो? वुड हैव बीन मच हैप्पियर। क्या होगा? वुड हैव बीन मच हैप्पियर। एक बार और, वुड हैव बीन मच हैप्पियर, ये इसका आंसर। ठीक है, आइए, कंडीशनल सेंटेंस याद होगा तो इस आंसर को आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंडीशनल सेंटेंस भूल गए हो तो आप बेटा वीडियो देख लो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पंकज वॉज वेरी टायर्ड, जैसे कि पंकज बहुत ज्यादा टायर्ड था, चूंकि पंकज टायर्ड था, ये इसका मतलब ये भी निकलता है ही लाइड इन द ग्रास, उसने घास से झूठ बोला टू टेक रेस्ट। नहीं बेटा, गलत कहां हो गया? ये जो लाइड वर्ड लिखा है ना, इस लाई की थर्ड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म होती है LIE, लाई। इसका मतलब होता है झूठ बोलना। लाई करना मतलब यू आर लाइंग टू मी, ये लाई मतलब झूठ के लिए, जबकि वो घास पे लेट गया क्योंकि थक गया था। तो लेटने को बोलते हैं ले। क्या बोलते हैं? ले। और LIE, लाई मतलब क्या होता है? झूठ। समझना, LIE, लाई यानी झूठ, LAY, ले यानी लेट, और क्योंकि वो थक गया था तो वो घास पे लेटा। तो ले की थर्ड फॉर्म होती है LAID। क्या होती है? LAID। तो ये जो लाइड लिखा है ना, ये मीनिंग से गलत है, ये होना चाहिए लेड, तब जाके आपका आंसर सही होगा। गॉट द आइडिया? आई थिंक यू गॉट इट। आगे देखते हैं। अंशु स्पीक्स एज इफ, अंशु तो ऐसे बोलती जैसे उसे सब पता हो। तो अभी नहीं, मतलब उसने कभी बोला होगा। तो जब एज इफ एज दो आता है ना, तो हमको वर लगाना चाहिए, एज इफ ही वर नोन, या तो हम ये कर लें, या एज इफ ही न्यू, या तो हम ये कर लें। जनरली एज इफ के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म आता है, लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी एक्टिव और पैसिव के मीनिंग बिगड़ जाते हैं। यहां कुछ ऐसा ही हो रहा है। ये मीनिंग को वर नोन मतलब अंशु को सब पता है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे एज इफ शी न्यू, तो अच्छा माना जाता है कि एज इफ के बाद वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। और आपके लिए तो हिंट है, क्योंकि सीधे सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी थी, वैसे भी समझ जाते ये गलत लिखा है, ये लिख दो। लेकिन इसका नियम ये नहीं लगा के ये अच्छा मीनिंग नहीं बना पा रहा है। देखो कभी कभी क्या होता है ना, ग्रामर एक ऐसी चीज है, हमें कभी कभी कोई वाक्य ग्रामेटिकली सही लगता है लेकिन लॉजिकली गलत होता है, या कभी कभी लॉजिकली करेक्ट होता है पर ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होता। कहने का मतलब ये, जैसे मैंने कहा, क्या आपने कभी दीवाल खाई है, ये वाक्य हिंदी का सही है, लेकिन दीवाल खाने की चीज नहीं है। अब किसी को यही नहीं पता दीवाल खाने की चीज है कि नहीं है, तो ग्रामर तो उसकी सही लगाई है, हिंदी का वाक्य सही है पर लॉजिकल गलत है ना। क्या आपने कभी सेब खाया है? हाँ बिल्कुल खाया, ये आंसर सही है, क्वेश्चन भी सही है, ग्रामर भी सही, लॉजिक भी सही। लेकिन क्या आपने कभी पेन खाया है? तो ये सही नहीं है, क्योंकि पेन खाने की चीज नहीं होती। ग्रामर सही हो सकती है पर लॉजिक गलत है। यहां पर भी वैसे ही कुछ हो रहा है, ग्रामर तो सही लगी है पर लॉजिक से अच्छा मीनिंग नहीं बन रहा। इसलिए हम बोलेंगे एज इफ ही न्यू, जैसे उसे सब पता हो, पास्ट टेंस की वाली बात हो रही है। ऐसे बोला जैसे कि सब पता हो, तो ऐसे बोलती है, समझना, क्योंकि उसे पता पहले से है लेकिन वो बोलती अभी भी है, तो वो ऐसे बोलती जैसे उसे सब पता हो। तो कब पता है? कोई घटना घटी होगी, उसका उसको सब पता है। इसीलिए हम इसको प्रेजेंट पे नहीं लाएंगे मेरे दोस्तों, सिंपल पास्ट पे लिखना अच्छा है। चलो आगे देखते हैं। 42nd क्वेश्चन में है, द टीचर टोल्ड द क्लास, टीचर ने बच्चों को बताया, द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन,
कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चक्कर गोल गोल घूम रही है। अब ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ को कंटिन्यूअस टेंस पे आप कभी लिख ही नहीं सकते, इसको लिखते हैं हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट पे। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होगा? द अर्थ मूव्स राउंड द सन। क्या होगा? द अर्थ मूव्स राउंड द सन। क्या होगा? द अर्थ मूव्स राउंड द सन। तो यहां पे इज मूविंग ना होकर क्या हो जाएगा? मूव्स हो जाएगा हमारा आंसर से। ठीक, यूनिवर्सल ट्रुथ प्रेजेंट इंडेफिनिट पे होता है, कंटिन्यूअस पे नहीं होता, नोट कर लो। चलो आगे देखते हैं। बता दूं? एज सून एज सुजीत सॉ द टाइगर, जैसे ही सुजीत ने टाइगर को देखा, पास्ट टेंस, सॉ, वह भाग कर पेड़ पर चढ़ गया। क्लाइम्ड पास्ट टेंस है। रन फर्स्ट फॉर्म दिखाता है जो प्रेजेंट टेंस बना रहा है। ये पास्ट टेंस है, ये पास्ट टेंस है। मेरे दोस्तों इतना तो आपको अब रट गया होगा। पास्ट पास्ट पास्ट, रन को कर दो रैन, एक बार में आंसर। आइए नेक्स्ट। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये चुटकियों में सॉल्व होते हैं, इतना दिमाग लगाना ही नहीं है, बस एग्जाम के दिन आपको मेरी बात याद आनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझे कहा। डज ही राइट्स एवरी डे, क्या वो रोज लिखता है? एंड मेमोराइज नोट्स, और रोज नोट्स याद भी करता है? पता नहीं, आप लोग करते होंगे। तो देखो रूल क्या बोलता है, डू डज डिड, डू डज डिड, इनके साथ लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और राइट्स क्या लिखी है? एस की फॉर्म। होना क्या चाहिए? राइट। होना क्या चाहिए? राइट। राइट बन जाना चाहिए, राइट्स नहीं आएगा। पायल विल राइट टू मी, एक विल आया। एज सुन एज शी विल अराइव होम, दो विल आए। मैंने आपको स्टार्टिंग ही समझा दी, एक पूरे बड़े वाक्य में दो बार विल, एक बार और, एक पूरे बड़े वाक्य में दो बार विल, दो बार शैल, दो बार कैन, दो बार में, एक बार और, एक पूरे बड़े वाक्य में दो विल, दो शैल, दो कैन, दो में, पूरे बड़े वाक्य में दो विल, दो शैल, दो कैन, दो में, दो विल, दो शैल, दो कैन, दो में का यूज नहीं होता है। जो भी विल, शैल, कैन में कंजंक्शन से जुड़ा होता है उसे हटा दिया जाता है। जो भी विल, शैल, कैन में कंजंक्शन से जुड़ा होता है उसे उड़ा दिया जाता है। जो जुड़ा वो उड़ा। कौन? शैल, विल, कैन में। किससे जुड़ा? कंजंक्शन से। कंजंक्शन से जुड़ा हो तो उसे उड़ा दो। ये लिखा है कंजंक्शन है सून एज, इसको क्या करो आप? ये लिखा उसका विल, इसे आप यहां से हटा दो। विल को क्या करो? हटा दो। अब यहां पे आएगा शी अराइव, लेकिन थोड़ा सा और सुधारेंगे, क्योंकि शी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो अराइव की जगह सही आंसर होगा अराइव्स। रूल कहां से मिला? एक वाक्य में दो बार विल का यूज नहीं होता है। अब तो पूछना मत, अब कंफ्यूज होना मत। ठीक, आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट, राकेश हैज ऑलरेडी गॉन बिफोर द रूफ फेल डाउन। फेल कौन सी फॉर्म पता है? सेकंड फॉर्म। हैज कौन सी पता? कौन सा टेंस? परफेक्ट। बिफोर आपको याद है हमने एक रूल सीखा था परफेक्ट, जब हमने एप्लीकेशन ऑफ टेंस पढ़ी थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो अच्छे से देख लेना। एक फॉर्मूला सीखा था, मैं यहां लिख रहा हूं इस फॉर्मूले को, PSP, ये फॉर्मूला था। PP का मतलब होता है पास्ट परफेक्ट, PP का मतलब होता है पास्ट परफेक्ट, PP यानी पास्ट परफेक्ट, PP यानी पास्ट परफेक्ट, B यानी बिफोर, SP यानी सिंपल पास्ट। ये हो गया पास्ट परफेक्ट। हैज को हटाओ, हेड लगाओ, हैज को हटाओ, हेड लगाओ, हैज को हटाओ, हेड लगाओ, हो गया आंसर। चलो वेरी गुड। प्रभाकर टोल्ड मी, टोल्ड से क्या पता चला? सेकंड फॉर्म वर्ब की। टोल्ड मी दैट ही इज कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस। तो आप क्या करो, पास्ट से शुरू हुआ तो इसको क्या कर दो? वॉज। इससे आसान क्या होगा? इसमें तो दिमाग नहीं लगाना दोस्तों। बन गया? ठीक।
इफ मनीष कम्स हियर, अगर मनीष यहाँ आता है, आई वुड हेल्प हिम, मैं उसकी पूरी मदद कर देता, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, जितना भी मुझे ज्ञान है ना, अगर वो इधर आएगा तो मैं उसकी पूरी मदद कर दूंगा, कंफर्म बोल रहा हूं। तो इफ मनीष कम्स हियर आई विल हेल्प, क्योंकि प्रेजेंट से शुरू वाक्य पास्ट पे नहीं जाता, प्रेजेंट वाला प्रेजेंट पे जाता है। और वैसे भी कंडीशनल सेंटेंस भी तो यही कहता है कि इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल फ्यूचर, ये रियल वाला वाक्य है। और रियल वाक्य का फॉर्मूला क्या है कंडीशनल सेंटेंस? इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल फ्यूचर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले आएगी, इसके बाद वाला विल होगा। तो यही तो हो रहा है उसमें, देखो, ठीक है। इफ सिंपल प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर, विल हेड लगा दो। आइए इंटेलिजेंट लोग, चलिए इंटेलिजेंट पीपल, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। 49 क्या है? द फिल्म स्टार्टेड बिफोर वी रीच्ड बिकॉज वी वर लेट, हमारे थिएटर पहुंचने के पहले पिक्चर चालू हो चुकी थी। जो बिफोर आ गया, याद आ गया फॉर्मूला, पीपी पी एस पी, पी के पहले पीपी, पीपी मतलब द फिल्म हैड स्टार्टेड, फिल्म हैड स्टार्टेड, फिल्म हैड स्टार्टेड, फिल्म हैड स्टार्टेड हो गया। वेरी गुड। आई एम अ बिट वरिड, मैं थोड़ा चिंतित हूं, बिकॉज आई डिडंट सी हिम येट, ये भी मैंने एक रूल सिखाया था, टिप्स एंड ट्रिक्स, या ट्रिक्स एंड कंसेप्ट वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो देख लो। येट यदि किसी वाक्य के अंत में आता है तो वो वाक्य ठीक पहले वाला वाक्य, येट के ठीक पहले वाला वाक्य क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव होता है आई हैवंट सीन हिम येट, आई हैवंट सीन हिम येट, आई हैवंट सीन हिम येट, यही तो आंसर है। गॉट इट? नेक्स्ट, बिलीव मी और नॉट, आप मुझ पे विश्वास करिए मत करिए, आई आप लिख दो, आई हैवंट ईटन एनी केक सिंस आई वॉज अ चाइल्ड, जब से मतलब बचपन से ही मैंने आज तक कोई केक खाया ही नहीं है। तो सिंस लिखा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट लिखा है, सिंपल पास्ट लिखा है, कोई एरर नहीं। तो इसमें कोई एरर नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, आगे देख लेते हैं। रवि टोल्ड मी दैट दिस वॉज हिज आइडियल फॉर अ लॉन्ग टाइम, अरे मेरे भाइयों, फॉर अ लॉन्ग टाइम दिखाता है समय को, और समय के साथ आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, समय के साथ क्या आता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। और दिस वॉज हिज आइडियल नहीं, आंसर परफेक्ट टेंस है, क्योंकि वॉज से पता चलता है ये सेंटेंस पास्ट टेंस का है, लेकिन ये वॉज परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर नहीं है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आता है? हैज, हैव, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा फॉर्मूला है। तो दिस वॉज हिज आइडियल नहीं, दिस, क्योंकि ये पास्ट टेंस है ना, तो हम लेंगे हैड बीन, तो हम बोलेंगे क्या? दिस हैड बीन हिज आइडियल, ये हमारा आंसर है। क्यों पता? यहां पे लॉन्ग टाइम लिखा है, नहीं लिखा होता तो हम इसको आंसर मान लेते सही, समय दिखा दिया ना, अब परफेक्ट कंटिन्यूअस पे लाना पड़ेगा, यही नियम है। आइए आंसर देखते हैं नेक्स्ट। आई विल नॉट गो अंटिल आई फिनिश्ड, मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक कि मैं अपना काम खत्म कर ना लूं। आई विल नॉट गो अंटिल आई फिनिश, क्या होगा? अंटिल आई फिनिश, क्योंकि वो फ्यूचर से प्रेजेंट में हम जा सकते हैं, जब तक मैं काम खत्म ना कर लूं मैं नहीं जाऊंगा। आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा अंटिल आई फिनिश माई वर्क, ये इसका आंसर है, कंडीशनल सेंटेंस की तरह बिल्कुल। संजय इज राइटिंग एट द टाइम आई विजिटेड हिम, जब मैं संजय के पास गया, विजिट किया, तब संजय उस वक्त लिख रहा था। अरे भाई लिख रहा है कि नहीं? मैं कब जब गया था, एट द टाइम, जिस टाइम पर मैं संजय के पास गया था तब संजय लिख रहा है, गलत। जिस समय मैं संजय के पास गया था उस वक्त संजय लिख रहा था, तो संजय इज क्यों आएगा? संजय वॉज आएगा, क्योंकि वो लिख रहा है नहीं, सेंटेंस ही पास्ट टेंस का हो गया, टाइम ही पास्ट टेंस का बन गया। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रशांत ओपनड द बॉक्स, प्रशांत ने ढक्कन डब्बा खोला, जो भी है बॉक्स खोला, एंड हैड टेकन आउट द गन इन द रेज, ओके गुस्से में था। अब आप एक बात समझना, प्रशांत गुस्से में था तो गुस्से में उसने बॉक्स खोला और बंदूक निकाली। भैया जब मैं गुस्से में हूंगा तो ऐसे थोड़ी ना कि मैंने बॉक्स खोला फिर मैं घूमने चला गया फिर मैं लौट कर आया फिर मैंने बंदूक निकाली। एक काम के तुरंत बाद जब कोई काम हो तो हम दोनों सेंटेंस एक ही फॉर्मूले पे एक ही टाइम पे रखते हैं। तो ओपनड द बॉक्स एंड हैड टेकन आउट नहीं, प्रशांत ओपनड द बॉक्स एंड
टुक आउट क्या होगा? टुक आउट। क्यों होगा टुक आउट पता है? क्योंकि दो सेंटेंस है, ओपनड V2 है तो टुक भी V2 ही होगा। गॉट द आइडिया? गुड। His train should arrive at 11 AM but it did not turn up, लेकिन वो नहीं आई। तो उसको 11 बजे आ जाना चाहिए था, तो आ जाना चाहिए था, तो शुड से नहीं बन रहा है वो सेंटेंस। तो आंसर पता है क्या बनेगा? मैं एक मिनट हटा दूं सारा। हाँ, शुड अराइव नहीं होगा, आंसर होगा शुड। तो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। शुड हैव, और हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती शुड हैव। परफेक्ट टेंस पे लाओ उसको, भले शुड क्योंकि चाहिए का सेंस ले रहा है। तो हिज ट्रेन शुड हैव अराइव्ड एट 11 AM की 11 बजे आ जानी चाहिए थी, बट इट डिड नॉट टर्न अप, लेकिन वो नहीं आई। ये उसका आंसर। गॉट द आइडिया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिमार्क मेड इन द रिव्यू इज ऑन द अदर चैप्टर। जो रिमार्क, उस मतलब रिमार्क मतलब जो बातें बोली गई होंगी, मान लेते इसको थोड़ा ऊपर कर दूं मैं। द रिमार्क मेड ऑन द रिव्यू मतलब जैसे कोई रिपोर्ट है, रिपोर्ट के ऊपर किसी ने कोई रिमार्क लिखा है ना, उसके रिव्यू पे। द रिमार्क मेड ऑन द रिव्यू ऑन द अदर चैप्टर, तो दूसरे चैप्टर में जो उसका रिव्यू लिखा गया है, एंड हैविंग नहीं, जो लिखा गया उसका उस बात से बहुत कम रिलेवेंस है, मतलब संबंधित है। मतलब सपोज आपने कोई सामान मंगवाते हो ना ऑनलाइन, फिर आप उस वस्तु को देखते हो, यूज करते हो, आपको नहीं अच्छा लगता तो रिव्यू डाल देते हो कि बेकार है, अच्छा है। तो जो उसने सेकंड चैप्टर पे रिव्यू लिखा था, उसका उस वाली बात से ज्यादा संबंध था ही नहीं, कुछ भी लिख दिया हुआ उसने। तो यहां पे संबंध नहीं था, एंड हैड नहीं आएगा, एंड सॉरी हैविंग नहीं आएगा, एंड हैड अ लिटिल रेलेवेंस। क्या होगा? एंड हैड अ लिटिल रेलेवेंस, या लिटिल नहीं भी ये लगा रहे हो आप तो भी चलेगा, लेकिन हैविंग नहीं आएगा, उसका कोई संबंध नहीं था। हैड पास्ट टेंस, क्योंकि रिव्यू तो उसने लिख दिया ना, तो हैविंग क्यों आएगा? पास्ट टेंस आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज 58। फुटबॉल हैज बिकम सो पॉपुलर, फुटबॉल इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया है नाउ डेज दैट द एल्डरली पीपल आर डिस्कसिंग द गेम व्हेन दे मीट। मतलब जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, वो भी उस गेम को डिस्कस करते हैं जब वो मिलते हैं। इतना पॉपुलर हो चुका है आजकल, इतना पॉपुलर हो गया है। वैसे तो रूल कहता है नाउ डेज के साथ कंटिन्यूअस टेंस लगाओ, लेकिन ये एक हैबिट बन गई है लोगों की कि इतने जो बुजुर्ग लोग हैं ना, वो भी फुटबॉल को डिस्कशन करते हैं, इतना पॉपुलर हो गया है। तो ये कंटिन्यूअस टेंस में नहीं आएगा, जब हैबिट होती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पे जाती है। एल्डरली पीपल, आंसर क्या होगा? आर डिस्कशन की जगह क्या होगा? डिस्कस द गेम व्हेन दे मीट। जब वो मिलते हैं तो डिस्कस करते हैं, कर रहे नहीं है, करते हैं, हैबिट होगी ना, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव द स्टूडेंट्स केयरफुली रीड। देखो हैज, हैव, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये जो रीड है ना, रीड की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों सेम होती है, तो हम इसको थर्ड फॉर्म मान लेते हैं। एंड क्लियरली अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो, गेव नहीं, अब ये भी थर्ड फॉर्म, एंड से जुड़ा, फिर से जुड़ा और फिर से जुड़ा, तो गेव नहीं होगा, क्या हो जाएगा? गिवन बिलो। जो ऊपर शर्तें दी गई हैं, क्या उन्होंने अच्छे से पढ़ ली हैं? तो गेव का, गेव नहीं है, गिव का सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होता है? गिव, गेव, गिवन। तो आप वहां पे गिवन करोगे तो सही होगा। ठीक, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन और द लास्ट क्वेश्चन। ये नीचे आंसर भी लिखे हुए हैं, मैं क्या करूं, इन आंसर्स को हटा दूं क्या? आपको दिख रहा होगा तो आप सोचोगे आंसर दिख रहा है, हटा देना। स्मार्ट पीपल। कृष्णा द न्यूली डेवलप मेन बैटल टैंक, कृष्णा जो नया मेन बैटल टैंक अभी आया है उसको टीम को दिखाया गया है, जर्नलिस्ट की टीम को दिखाया गया। ठीक है, तो जो नया लेटर आया, नया टैंक डेवलप हुआ, जो डेवलप तो हो चुका है ना, उसको दिखाया गया। तो डेवलप नहीं आएगा, क्या आएगा? DEVELOPED। कृष्णा द न्यूली डेवलप्ड मेन टैंक, डेवलप नहीं, न्यूली डेवलप्ड, जो डेवलप कर दिया गया है उसको जर्नलिस्ट की टीम को दिखाया गया है। आ गया समझ में? आई थिंक अब आपको ये पूरे के पूरे 60 क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेनेशन में आ गए हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी कोई डाउट हो तो मेरा नंबर आपके पास है, मैं जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं आंसर बता देता हूं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब एक नए चैप्टर में, और एंजॉय करिए लाइफ को, पढ़ाई भी उतनी सीरियसली करिए और खुश रहिए। बाय बाय।